तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का जो कि इंडिया का इतिहास चल रहा है नहीं, हिस्ट्री की क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज हम का 31वां क्लास है नहीं, 31 क्लास हम लोग का। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अशोक के धर्म यात्रा के बारे में पढ़ने वाले। क्या है? अशोक का जो धर्म यात्रा उन्होंने किया है उसके बारे में कल भी आपको बता दिए थे कि अशोक जब राजा अभिषेक हो गया उसके 10 साल बाद वो गया में रह के अपना प्रचार प्रचार किए। फिर उसके बाद 20वें वर्ष कहाँ लुम्बिनी गए थे, जो कि आपको पता है। ये कहाँ लुम्बिनी पड़ता है? आपको नेपाल में, जो कि महात्मा बुद्ध के क्या है जन्म स्थली है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अशोक की धर्म यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास जो कि इंडियन हिस्ट्री है, और आज हम लोग का 31 क्लास है और अशोक के धर्म यात्रा पढ़ने वाले हैं। देखिए अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा की, जो कि अशोक में जैसे व्यक्ति में नैतिकता पैदा हो। जैसे अभी के दिन में अमूमन क्या होता है, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि लोग अपने भाई बंधु के लिए, चाहे किसी से धर्म मैंने खेती बाड़ी के लिए, चाहे हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। उनके अंदर मैंने नैतिकता भाव है, किसी की बेटी बहन को देख के बुरा नज़र विचार करना, ये सब क्या है? अनैतिकता है। किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब क्या है? गलत है। तो उन्होंने नैतिकता लोगों के अंदर लाने के लिए, ठीक है, उन्होंने पदयात्रा की है, जो कि नियम कानून की एक ये संहिता बनाई, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह आप काम कीजिए, और नियम कायदा कानून बनाए उन्होंने, ठीक है। और इस रास्ते पर आप चलिए तो बेहतर रहेगा। संहिता बनाई, उसने ही धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब है कि आप दूसरों के देख के खुशी में खुशी हो रहे हैं, तो वही धर्म है। आप दूसरों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं, उनको दुख में सहयोग कर पा रहे हैं, वो क्या वही धर्म है। मैंने उन्होंने एक तरह कह लीजिए कि मानवता धर्म पर जोर दिया है, ठीक है। उन्हें पशु के प्रताड़ित न करने के लिए मैंने उनको ये सब क्या बात किया है। फिर अशोक का धर्म जो कि स्वर्ण नियमित, ठीक है, स्वनिर्मित पर आधारित है कि सबको मानना है, सबको एक समान बराबर अधिकार है। और अशोक ने कहा कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने और व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदारता रखे। इनमें से ऐसा ना हो कि आपके ऊपर अगर धन दौलत हो जाए तो आपके जो कर्मचारी है, काम करने वाले, इसको नौकर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कि देखिए हमको नौकर शब्द बेकार लगता है, क्या कि वो व्यक्ति अपना जीवन को पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तब आप उसको 2 रुपये या 4 रुपये या जो उसका उचित बनता है आप उसको दीजिएगा। था आप उसके नौकर नहीं है। दुनिया में कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है बाबू, ठीक है। तो हम इसलिए नौकर के शब्द नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। तो आप कह लीजिए कि जो व्यक्ति अपना दायित्व कर्म पूरा करता है उसका अधूरा हजीरा उसका मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का धर्म वही है जो अपने माता पिता के आज्ञा के पालन करे, जैसे कि महाराज राम ने किए थे, ठीक है। अगर आपके कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके अंदर, तो उनके प्रति आप नौकर के या दास की प्रथा की भावना न रखें कि हमारा से छोटा है, चाहे हमसे कमज़ोर है, जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे उसे, ये गलत बात है। 10वां रहा है, आप कितनों याद रखिए बाबू, कितनों बड़े हो जाइए, बाकी अगर महाराजा की तरह बन के जिएगा ना, ठीक है, तो आपको महाराजा कभी फील नहीं होगा। चाहे लोग आपको महाराजा कभी नहीं, कभी मानेंगे कहे क्या है, अरे जानबे करते बिहारी में क्या कहा जाता है, अगर वही सबके साथ प्रेम भाव मिल के रहिएगा, सब एक समान उनके साथ उठिए बैठिएगा, तो लोग आपको राजा के महाराजा से भी ऊपर मानेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो राजा बनने के लिए आपको यहाँ पर जिगरा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही सच्चा व्यक्ति है, वही उसका सच्चा धर्म है। अब व्यक्ति दास या सेवकों के प्रति उदार भावना रखना चाहिए, ना कि उनके प्रति कठोरता के भाव ना रखें, ठीक है। तो उन्होंने धर्म यात्रा में ये सब बातें की, नैतिकता के प्रति उन्होंने जोर दिया है। व्यक्ति के जीवन में दूसरों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, ठीक है, ना कि उनके प्रति दुर्भावना। जो कि कोई आदमी अभी अमूमन देखिएगा बढ़ता है, कोई आदमी बढ़ रहा है तो बहुत अधिक लोग देखे ना दुरुपयोग होना कि उधिया लग वैसे वैसे मैंने उसको उस परिवार के हर एक मोमेंट पर क्या लोग एक लालसन लगा देता है, ठीक है।
ऐसा नहीं देखिए दूसरे को आप खुशी देख के अगर खुश होइएगा ना, पता है कि आप जीवन में बहुत खुश रहिएगा, ठीक है। एगो बहुत अभी कहावत बढ़िया चलता है कि लोग जितना अपने दुःख से दुखी नहीं उतना दूसरे के सुख के देख के दुखी है, ठीक है। तो रियल बात है कहीं न कहीं सच है, बहुत सच है कि लोग अपने दुःख से उतना दुखी नहीं है, जितना दूसरे के सुख के देख के दुखी है। तो ऐसा रखिए तो पूरा जीवन भर दुखी रह जाइएगा, आपको पूरा दुनिया के संसार के धन आ जाएगा फिर भी आप खुश ना रहिएगा, ठीक है। तो आपको खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से सीधा होना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम चलिए आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन जो कि आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो मौर्य काल में जो उस समय का आर्थिक गतिविधियाँ थी इस सब पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए आप जैसे कि इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था, पशुपालन था। अधिकांश दान में आज भी भारत के अभी तो थोड़ा मिश्रण हो गया, अब फैक्ट्री-वैक्ट्री हर एक चीज़ आ गया खनन अनुसार। देखिए आज से आप देखिएगा समथिंग 30-40 साल पहले तो पूरा भारत के जितने भी कृषि अर्थव्यवस्था था, पशुपालन, खेती-बाड़ी यही सब था, है कि नहीं? और अमूमन आज भी देखिए कहीं न कहीं आधा का भागीदारी या आधा से बेसी का भागीदारी कृषि का है। बात समझ रहे हैं? किसी भी देश का प्रथम जो अर्थव्यवस्था होता है कृषि ही होता है, पशुपालन भी होता है। उसके बाद कोई आता है ना। तो देख लिए कि उस समय का जो मुख्य मुख्य जो अथी थे अर्थव्यवस्था का कारण क्या था? कृषि था, पशुपालन था, कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। क्या था? मौर्य काल में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला था, ठीक है। फिर नालंदा था। उसके बाद देखिएगा कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उस समय जो कृषि जो सरकार जो लोगों को दिया था खेती-बाड़ी का अगर मैं जीवन जिए यापन करें, कुछ अब उनसे जो क्या है राजा-महाराजा को पहुँचा दें। जैसे अब बटैया आप कह लीजिए ऐसा, तो उस समय अमूमन ऐसे दिया जाता था, ठीक है। तो उनके क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता है। क्या कहता है? सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख देख लेते हैं मौर्यकालीन संगठन, ठीक है। जो मौर्यकालीन संगठन क्या-क्या के संगठन रहे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहला आता था श्रेणी, क्या है? श्रेणी एक संगठन होती थी। यह होता था शिल्पकारों के लिए, किसके? इस शिल्पकारों की श्रेणी होती थी, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी। यह शिल्पकारों के लिए संगठन होता था जो शिल्पकार का मतलब समझ लें कि कोई चीज़ बनाता, निर्माता, भवन निर्माण ये सब के कार्य करते थे, ठीक है। फिर आप उसके बाद देखिएगा कि 2 में था निगम, ठीक है। क्या है? निगम। निगम में यह होता था कि व्यापारियों का संगठन था। निगम में जैसे आप नगर निगम में मेरा नाम सुनते हैं, इसमें नगर निगम कब बनता है? जब बेसी आप देखिएगा कि आबादी हो जाए, माने लोग आवे जाए लगे, बेसी दुकानें, मार्केटें, सेलिंग ये सब हो जाए, तो इसको नगर निगम बना दिया जाता है। तो निगम का मतलब होता है कि व्यापारियों का संगठन व केंद्र का लीजिए। फिर उसके बाद देखिएगा कि तीसरा जो है ए, शर्तवाहक, ठीक है। शर्तवाहक है, यह जो होता था कारवां, यानी कारवां यानी काफ़िला जो राजा के काफ़िले-वाफ़िले चलते था, उसका था, ठीक है। तो ये अमूमन लिख देगा आपको करवा के देखिए आपको अमूमन क्वेश्चन में वही शब्द यूज़ किए जाएँगे जो आदमी के लिए डिफ़िकल्ट लगे, टफ लगे। बात समझ रहे हैं? जो समझ आदमी ना पाए। तो यहाँ जो होगा आपका सार्थवाहक का जो कि 21 चीज़ का संगठन था, तो ऐसे तो आप देखिएगा अमूमन आपको समझा देगा कि जैसे आज पीएम का काफ़िला चलता है, राष्ट्रपति का काफ़िला चलता है, उसी तरह जब राजा का काफ़िला चलता था, तो उसमें जो मेन थे पदाधिकारी होते थे जो संगठन होते थे, उसको कहा जाता है कि कारवां, ठीक है क्या? कारवां कहा जाता है ना काफ़िला को, संगठन का नाम था। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मौर्यकालीन जो कि सैन्य व्यवस्था क्या थी? मौर्यकाल में सैन्य व्यवस्था क्या था? देखिएगा अमूमन इसमें 2 प्रकार के जो कि सैन्य संगठन थे, जैसे कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी और इस समय जो कि अस्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार की सैनिक रहते थे। अस्थायी भी रहता था, एगो अस्थायी, जो अस्थायी होता है कि हमेशा आपको भ्रमण माने गतिवान होता था, ठीक है? क्या होता था? गतिवान। और अस्थायी का मतलब कि प्रॉपर क्या महल में रहता था, स्टॉक एक टुकड़ी, ठीक है? तो दोनों रहते थे, जैसे कि पहले जो है मौर्य काल की जो कि पहला आपको बता रहे संगठन, मौर्य काल की सेना नंद
से क्या था 3 गुना बड़ा था। जो धनानंद की जो सेना थी, समझ ले कि जब धनानंद था उस समय सबसे बड़का महाजनपद में शक्तिशाली मगध महाजनपद था। अब बताइए धनानंद का सेना बहुत होगा, क्या पावर होगा बेसी, तब तो बहुत बड़ा था ना, सब पर अधिकार करता था। अब समझिए कि धनानंद के जो सेना था उससे 3 गुना सेना किसकी थी, मौर्य काल की, यानी अशोक का। बात समझ आ रहा है। फिर दूसरा का लिखा है जस्टिन, जो कि जस्टिन कौन है, आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये भी पुत्र है जस्टिन, जो कि सेल्यूकस का नाती है, हेलेना के पुत्र है जस्टिन। लेकिन बिंदुसार ने क्या कहता है इसको, कोई कारणवश इसको क्या कहता, जो कि कहा ना शर्तन से विदा करवा दिया था। ठीक है, तो जस्टिन ने कहा है कि मौर्य काल की जो सेना है डाकुओं का एक गिरोह था। ठीक है, उन्होंने कहा है कि डाकुओं का एक गिरोह था जो कि मौर्य काल की सेना। ठीक है, पूरा उसके बाद आप देखिएगा कि मौर्य काल में प्रशासनिक जो आपको बताते हैं कि महामाते थे। ठीक है, जो कि महामंत्री के काम करता था, एक मंत्री का संगठन होता था। ठीक है, जिसमें आपको महामाते में आपको 18 देखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए अध्यक्ष कहा जाता था, और इनकी जो संख्या होती थी 26 होती थी। कितने थे, 26 होती थी। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते एक एक विभाग के जो प्रमुख थे उसको क्या कहा जाता, जैसे कि आप देखिएगा कि सैन्य मामले के जो कि अध्यक्ष को क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं। गृह विभाग के मंत्री को क्या कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं ना, है कि नहीं। तो इसी तरह के जो उस समय विभागें थी, उस समय के कौन कौन पदाधिकारी के हम क्या क्या कहते थे, तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप देखिए सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष का मतलब होता है कृषि विभाग। क्या, कृषि विभाग होता था सीता अध्यक्ष का मतलब। उसके बाद देखिएगा कि आकारा अध्यक्ष, आकारा अध्यक्ष का मतलब होता था खनन विभाग। क्या, खनिज जिनिज का विभाग के देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा लक्ष्मणा अध्यक्ष, जो कि मुद्रा का क्या था, मुद्रा विभाग के अध्यक्ष होता था। फिर उसके बाद देखिएगा राहिन। ठीक है, हाँ ना, रक्षिन, राक्षिन जो है आपको पुलिस विभाग का होता था। क्या होता था, पुलिस विभाग का राक्षिन होता था। ठीक है, राक्षिन आपको पुलिस विभाग का होता था। उसका बाद देखिए संदिग्धा, संदिग्धा ये आपका होता था कोषाध्यक्ष। ठीक है, उसके समाहर्ता, समाहर्ता होता था टैक्स, जो कि टैक्स आज जैसे आदमी देखिएगा कि जीडीपी सब देता है तो कर में आता है, तो जो समाहर्ता होता था क्या था, टैक्स वसूलता था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि आठविक, आठविक जो था जंगल का अधिकारी होता था। फिर उसके बाद देखिएगा संचार, जो कि ये संचार जो होता था जैसे कि आज की डेट में देखिएगा मीडिया वाला, क्या है, मीडिया वाला है। जो कि उस समय जो चलयान गुप्तचर को कहा जाता था। क्या था, संचार को कहते चलयान गुप्तचर, जो कि चलते फिरते क्या करता था, गुप्त चोरी से अपना काम करते रहता था। यानी मीडिया क्या देखा कि चलते फिरते क्यों कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, आज यहाँ हाई से देखा गया, वहाँ फलाने ने फलाने को हत्या कर दिया, फलाने मंत्री जी यहाँ से इतना वोटों से जीत रहे हैं, कुछ बना देता है। तो इनका जो संचार जो होता था चलयान गुप्तचर होता था, जो कि मीडिया कार्य करता था। फिर उसका देखिएगा संस्था, क्या संस्था जो है ये आपको अस्थाई गुप्तचर मिलेगा। क्या, अस्थाई, जैसे कि आज रॉ के देख लीजिए, क्या कुछ रॉ आपको इंडिया में मिलेंगे, कुछ अदर कंट्री में आपको मिलेगा। ये क्या अस्थाई है, जो कि यहाँ के रह के जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो देश के विरोधी चाहे देश के हित में होगा, वो सब पता कर क्या भारत सरकार को जानकारी मिलता होगा। और डायरेक्ट भारत सरकार को नहीं देता, उनका भी एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो उनको बताता है, और अध्यक्ष किससे बात करते हैं, भारत सरकार से। फिर आप देखिएगा आपको मिलेगा गुड पुरुष, गुड पुरुष का मतलब होता है गुप्तचर। देखिए आप घोड़सवारी वोड़सवारी देखिएगा तो उस पर गुप्तचर ही करता था। फिर आप देखिएगा एक, हाँ कटक है ना, हाँ कंटक। ठीक है, कंटक, कंटक शब्द का मतलब होता था आपको कि फौजदारी न्यायालय, जो कि आप देखिएगा मुमना देखिएगा क्या क्या जो कि आदमी सब कोई गलती कर देता तो अथी नहीं करवा दिया जाता, कोर्ट मार्शल। तो उसी तरह होता था, ये दंड नायक का काम करता था। क्या करता है,
दंड नायक के काम करता था। फिर आप उसके बाद देखिएगा आपको धर्म, हाँ, धर्म स्थली। क्या धर्म स्थली जो होता था दीवानगी न्यायालय के लिए होता था। क्या था? दीवानगी न्यायालय के लिए होता था। ठीक है, ढंग उनके बारे में। तो ये थी जो कि मौर्य काल का, ये आपको बता दें कि विभाग है, और विभाग के अध्यक्ष इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आपको आज हम यहाँ तक पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ा देंगे क्या, जो कि मौर्य काल के जो समाज जीवन थे, सामाजिक जीवन, उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास इतना तक समझ में आएगा नहीं, और साथ में देखिए नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। हम हट जाते 2 मिनट, आप इसको उतार के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, यानी रोक लीजिएगा, उसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।